आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। माँ उठो। पर क्यों बेटा, अभी तो सुबह के 1 बजे हैं। इतनी जल्दी क्यों उठा रहा है? उमा जी आंख मलते हुए उठी। माँ को अपने बेटे के कमरे में सोता देख विकास का खून और खौल उठा। आपसे कितनी बार कहा है बच्चों के कमरे में मत सोया करिए, पर समझ नहीं आता। पूरे दिन खांसते मटराती रहती हो। जब जब कमरे में सोती हो अजीब सी बदबू छोड़ जाती हो। हर बार कमरे में सैनिटाइज करना पड़ता है, कहीं बच्चा मेरा बीमार ना हो जाए। सीढ़ी के नीचे थोड़ा जगह है, वहां कोने में क्यों नहीं जाकर सोती? पूरे घर में डेरा डालना जरूरी है क्या? ये तुम्हारा गांव नहीं है। और ये क्या, तुमने अपना गंदा चादर मेरे बेटे को उड़ा रखा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तेरा गंदा चादर मेरा बच्चा उड़ेगा। हमारे घर की नौकरानी भी तुमसे ज्यादा अच्छे से रहती है। बेटे की कड़वी बातें सुनकर उमा जी की आंखों में आंसू छलक पड़े। आप घूर घूर कर क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। तभी सोना के कमरे में प्रवेश किया। हाय डार्लिंग, कैसी रही तुम्हारी रात की पार्टी? विकास बोला। सोना गले में हाथ डालते हुए बोली, बेबी रात भर पार्टी और डांस करके मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। मुझसे आज कोई काम नहीं होगा। अरे सासू माँ तो जाग रही हैं। विकास बोल पड़ा। माँ की खांसी की वजह से मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। बार बार इस घर में अपनी हैसियत भूल जाती है। 2 कौड़ी की नौकरानी कहेगी। माँ देख नहीं रही है आपकी बहू कितनी थकी आई है पार्टी से। जाकर गर्म तेल लेकर आइए और सोना के पैरों में तेल लगाइए। तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज से दोनों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आपकी इतनी हिम्मत! एक और तमाचा विकास के गाल पर चढ़ा। शर्म नहीं आती अपनी माँ का अपमान करते? अरे कम से कम मेरी उम्र का लिहाज कर लेती। सासू माँ हद में रहिए, आप नहीं जानती मुझे। मैं अपने पर आ गई तो तुमको। तभी एक और थप्पड़ सोना के पड़ा। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, निहायती बदतमीज औरत हो तुम। अरे 4 अंग्रेजी अक्षर क्या पढ़ लिया, अपनी सारी सभ्यता संस्कृति भूल गई। अभी 4 झापड़ और लगाऊंगी ना तो सारी अंग्रेजी निकल कर बाहर आ जाएगी, समझी तुम? और बेटा तुम, वो तो बहू है, लेकिन तुम पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि माँ के दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं। क्या कहा तुमने? आज माँ की चादर ओढ़ने से तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में खांसी रहती है। लेकिन मैंने तो कभी बचपन में तुझे खुद से दूर नहीं किया, जब तुझे आए दिन हैजा, निमोनिया, मलेरिया बीमारियां लगी रहती थी। मैंने तो अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया। छी, तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ा लिखा इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखों पर। इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ ठीक है, कम से कम अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलते। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार करो? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज पत्नी के आगे एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अब बस बहुत हुआ, तुम लोगों की एक नहीं सुनने वाली। तुम लोगों का क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। दोनों बेटे बहू माँ का ये रूप देखकर सन्न थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अकेली माँ इतना साहस दिखा सकती है। उमा जी इतना कहकर अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए,
लेकिन आज इसने सारी उमा जी के कितनी दिक्कतों का सामना करके बेटे को पाला पोसा। सौभाग्यवती के मृत्यु के बाद किसी स्कूल में दाई की नौकरी मिल गई तो उनके बच्चे विकास को भी फ्री में स्कूल वालों ने पढ़ने का मौका दिया। स्कूल में ही एक कमरा मिल गया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। स्कूल में साफ सफाई करके बेटे को पढ़ाया। नौकरी के बाद एक लड़की से उसकी शादी करा दी। सोचा था बहू आएगी तो इतने सालों से जो उनका अकेलापन और दर्द सहती आ रही थी वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई कितना भी चाहे मिलता उतना ही है जितना नसीब में हो। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा शुरू कर दी, यहाँ तक कि नहाने धोने पर पाबंदी लगाई। आज बेटे बहू की शादी की सालगिरह थी। वो अपने घर के बाहर छोटी सी कोठरी में थी। उमा जी अपनी खटिया पर लेटी थी कि दरवाजे पर एक जोर का झटका लगता है और दरवाजा खुलता है। दो आदमी उमा जी को खटिया समेत उठाकर किनारे कर देते हैं। उमा जी हड़बड़ा कर बैठती हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमें इस कमरे का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया अम्मा। एक आदमी ने कहा। पंखा खुलवाने को भेजा गया है, पर किसने भेजा? बहू ने, उमा जी ने कहा। तब तक सोना बहू उस कमरे में आकर कहती है, अरे जल्दी खोलो, पंखा बाहर बरामदे में लगाना भी है, मेहमान आने लगेंगे। बहू ये पंखा खुलवा कर कहाँ ले जा रही हो? और यहाँ बिना पंखे के कैसे रहूंगी? कितनी गर्मी है। पहले मेरा कमरा छीनकर ये खटिया लगवाया, जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। अब पंखा भी ना रहेगा तो मैं कैसे सो पाऊंगी? उमा जी की इस बात से सोना उन्हें एक चाटा लगाकर कहती है, बुढ़िया, तुझे जो ये छत और 3 पहर का खाना मिलता है ना, उसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को। पता भी है कितना बिजली का बिल आता है। तुम्हें क्या पता होगा दिन भर पड़े रहने और चढ़ने के अलावा और काम क्या है? उमा जी बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और वापस जाकर अपनी खटिया में बैठकर पसीना पोंछने लगती हैं। आज घर में पार्टी थी। उमा जी के बेटे विकास और बहू सोना की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहां घर के कोने कोने को रोशनी और पंखों से सजाया जा रहा था, वहां उमा जी के कमरे में पंखा हटा लिया गया। खैर सोना और विकास भाग भाग कर काम देख रहे थे कि हलवाई सोना से कहता है, मैडम अचानक से मेरा सहायक बीमार पड़ गया तो मैंने किसी और से बात की है, वो आता होगा, पर वो बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी शुरू कर देता हूँ, पर मुझे एक और सहायक की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? सोना ने पूछा। सब्जियां काटने, छोटे बर्तन, छोटी थाल पोंछने, साथ साथ पूड़ियां बेलने के लिए। इसके लिए एक सहायक जरूरी होगी, हलवाई ने कहा। चिंता मत करो, अपने उस आदमी को आने से मना कर दो। मेरे पास एक सहायक है जो सारे काम अकेले ही कर देगी। सोना ने ये कहा और थोड़ी ही देर में उमा जी को खदेड़ते हुए लाई। ये लो, ले आई तुम्हारी सहायक को, पर ये तो काफी बुजुर्ग है, क्या ये इतने काम कर पाएंगी? अरे मैडम, कहाँ से ले आई आप इस बेचारी को? इतना काम कैसे करेगी? इतने बड़े बड़े पतीले ये धो पाएगी? करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और इसे काम बताओ। ये कहकर सोना वहां से गई। इधर हलवाई ने उमा जी से कहा, अम्मा तुम यहाँ बैठकर सारी सब्जियां काट दो। वहां सब्जियों के ढेर पड़े थे, जिसे देखकर हलवाई उमा जी से पूछता है, काट लोगी ना अम्मा इतनी सब्जियां? अच्छा बताओ, घर पर और कोई नहीं है क्या
जो तुम इस उम्र में भी ये काम करने आई हो। मानता हूँ कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता, पर अपनी उम्र ते देखो। क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत खराब हो तो उम्र को हार मानना पड़ता है। मुझे जो यहाँ छोड़कर गई है वो मेरी बहू है। क्या वो तुम्हारी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकर का काम करी हो। पर क्यों अम्मा? उस हलवाई ने कहा। मालकिन, मैं एक बुढ़िया हूँ जिसको बेटे बहू एहसान करके रख रहे हैं। 2 वक्त की रोटी देते हैं तो क्या हुआ अगर वो बासी हो। पहनने को कपड़े देते हैं तो क्या हुआ अगर वो फटे पुराने हो। रहने को घर दिया तो क्या हुआ, सारे काम मुझसे करने को होते हैं। इस उम्र में बच्चों से इतना एहसान मिल रहा है तो ये कम है। आखिर इसी दिन के लिए तो माता पिता बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, पर ये कोई नहीं कह सकता कि वो लाठी आपको सहारा देगी या ऊपर ही पड़ेगी। उमाची ने कहा। तो हलवाई उमाची की बातों को ध्यान से सुन रहा था कि तभी उमाची कहती है, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है ये बता दो। भाई, बूढ़ी हट्टियां थोड़ा धीरे काम करेंगी, उस पर अगर बातें करने लगे तो और देरी हो जाएगी काम में, जिससे तुम्हें थोड़ी फटकार मिलेगी, पर मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हुआ कि सोना रसोई में आकर कहती है, सुन बुढ़िया, तुम्हें बाहर नहीं आना है किसी भी हाल में। मैंने सारे मेहमानों को तुम्हारे तीर्थ पर जाने की बात कह रखी है, इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखाना। उसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे उमाची की हालत खराब थी, ऊपर से काम भी कराया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बाहर पंखे के नीचे बैठकर सुस्ता था, पर उमाची को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर उमाची से कहता है, अम्मा, बस पार्टी खत्म ही समझो, अब तुम भी खा लो और फिर बाहर चली जाना, थोड़ा आराम करना। भूख तो उमाची को काफी लगी थी। सुबह से खाने के बीच में बैठकर एक निवाला खाने को सोच नहीं सकती, क्योंकि सोना की पूरी नजर उमाची पर थी। अगर उन्होंने उन्हें ऐसे खाते देख लिया तो वो उनका खाना ये कहकर बंद कर देगी कि आपका तो पेट भर गया होगा। उमाची को अब खाने ना देगी और ना बाद में भूखा सोना पड़ेगा। जब सारे मेहमान चले गए तो सोना रसोई में आई। उसने हलवाई को पैसे दिए। मैडम, बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दीजिए और अपने रामू को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वो सारे बर्तन धो देगा, किसी और को कुछ नहीं दूंगा। बर्तन धोने वाली यहाँ मेरे पास है, मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं। और कहना अपने राजू से जो खाना बचा है वो ले जाए, और तुम भी ले जाना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती मैं, सोना ने कहा। पर मैडम, इतने बड़े बड़े बर्तन अम्मा कैसे धोएंगी, इसे तो हिलाया भी ना जाएगा। जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए वहाँ थोड़े पैसे और खर्च हो जाएंगे तो क्या हुआ, बेचारे गरीब का भला हो जाएगा, हलवाई ने कहा। तुम्हें बहुत पड़ी है इस बुढ़िया की। सुनो, तुम्हारे काम के तो पैसे मिल गए ना, अब अपना रास्ता नापो। मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी, और इतना खाना तो दे रही हूँ मुफ्त में, उसका कोई मोल नहीं है क्या? बाजार में आटे दाल का भाव पता भी है? अरे, इसकी पूरी साल की कमाई से ये ऐसा खाना नहीं खा पाएगा जो मैं इसे दे रही हूँ, सोना ने कहा। अब हम चलते हैं, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारा खाना ले जाओ। जो खुद ना खा सको तो अपने गली के कुत्तों को दे देना, सोना ने कहा। पर मैडम, अम्मा ने कुछ नहीं खाया, वो कब में से काम में है, और जब इतना सारा बच गया है तो उनके लिए भी कुछ। हलवाई के इतना कहते ही सोना कहती है,
तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, कि तुम लोगों से भी ये खाना ले लूं। वैसे भी ऐसा खाना इस बुढ़िया को नहीं पचता। हलवाई बेचारा और क्या बोलता। उसने उमा जी को एक दया की दृष्टि से देखा और चला गया। उसके जाते ही सोना उमा जी से कहती है, सुन बुढ़िया, अब सारा काम खत्म नहीं हुआ है। बर्तन धोएगी और उसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू, तुमने सारा खाना उन्हें दे दिया, अब मैं क्या खाऊंगी? बहुत जोरों की भूख लगी है। उमा जी ने कहा, ये सारा काम पहले खत्म कर लो, फिर दूंगी खाना। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसलिए पहले काम करो फिर खाना मिलेगा। सोना ने कहा, पर खाना तो तुमने सब दे दिया। उमा जी ने कहा, ओ बुढ़िया, तुझे क्या लगा, आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी। तेरा खाना फ्रिज में पड़ा है, कल का बासी दाल चावल। बड़ी आई हलवा पूरी खाने वाली। ये कहते हुए सोना चली गई। अब उमा जी अपने आंसू रोक ना पाई। सुबह से काम किया एक निवाला मुंह में नहीं डाला कि सोना उसका खाना बंद ना करे। पर अंत में क्या मिला, वही बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो ये दिन देखना पड़ रहा है। उमा जी ने सोचा, भूख तो जोरों की लगी है, उसको तो मिटाना पड़ेगा, चाहे बासी दाल चावल ही क्यों ना हो। उमा जी ने ये सोचते हुए छोटे बर्तनों को समेटने लगी। पर जब पतीला का ढक्कन उससे ढक्कन हटाती, वो चौंक जाती, क्योंकि उसमें थोड़ा खाना था। वो हैरान होकर जब सारी पतीली के ढक्कन को हटाती तो सब में थोड़ा थोड़ा था। वो समझ गई कि ये उस हलवाई का काम है। उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया। वो हलवाई को दुआ देने लगी। जल्दी जल्दी पूरी हलवा लड्डू खाने लगी। उमा जी ने उन बड़े बड़े पतीलों को बड़े मेहनत से धो रही थी कि उनका बेटा विकास वहां आकर कहता है, ये क्या माँ, जरा और जोर लगाओ, खाती तो इतना हो, सब कहाँ चला जाता है। ये सुनकर उमा जी कहती हैं, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ, पर खाना नहीं, अपनी इज्जत, अपना मान। पता नहीं लोग बच्चों के लिए इतनी मन्नत क्यों मांगते हैं। जो बच्चे बड़े होकर माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करें, वैसे बच्चों से तो बे औलाद अच्छा है। कह तो ऐसे ये हो जैसे मुझ पर बड़ा एहसान किया। अरे अच्छा होता जो तुम पैदा ही नहीं करती, तो शायद आज किसी रईस घर में जन्म लेता। दिया ही क्या है तुमने आज तक, या पापा ने। खुद कंगाल हो, मुझे क्या दोगी, ऊपर से इतने सालों पर मेरे से बोझ बनी हो। तुम्हें पालते पालते तो मैं ही चला जाऊंगा। विकास ने कहा, हमेशा सुनती आई हूँ कि माता पिता बच्चों को पालते हैं, पर आज जाना बच्चे भी माता पिता को पालते हैं। हाँ, पाल ही तो रहा हूँ। माता पिता अपने सुख ले क्या क्या नहीं करते, और एक तुम लोग हो, एक फूटा फूटा घर दिया मुझे, जिसको बनाने में मेरी खरी खटिया निकल गई। ऊपर से तुम्हारा खाना पाना, दवाई, कपड़े। कम से कम घर के कामों में अच्छे से हाथ बटा लो तो खर्च बचेगा। विकास ने कहा। उमा जी और कुछ नहीं कहती, पर बेटे की बातें सुनकर आंखें भर आती हैं। उनका जीवन ही उनकी माता पिता की देन है, जो वो अपनी पूरी जिंदगी देकर भी नहीं चुका सकते। खैर, उमा जी को इन सब की आदत हो गई थी। एक दिन उमा जी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि वहां एक हलवाई आता है। उसे देख सोना वहीं आंगन में बैठे बैठे फौरन किसी बात को कह रही थी। क्या हुआ, क्या चाहिए? वो उस दिन मेरी एक बड़ी कच्छी यहाँ छूट गई, शायद तो वही लेने आया हूँ, जाकर रसोई में देख लो। हलवाई ने कहा। हाँ जाओ। अरे बुढ़िया, तू भी जा।
देखना कहीं हमारा सामान न चुरा ले। सोना ने कहा। उमा जी और हलवाई रसोई में जाते हैं। रसोई में जाते ही हलवाई कहता है, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस कच्ची के बहाने आया हूँ। दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारी रसोई को देखकर मैं हैरान हो गया। इस उम्र में सब्जियां इतनी अच्छी काटती हो, खाना भी अच्छा बनाती हो। तुम्हारे बने हलवे खीर का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। नवरात्र चल रहा है, भंडार बन रहा है और एक सेठ, अगर भंडारे में तुमने ऐसी हलवा खीर पूरी बनाई, यकीन मानो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पर मैं यहाँ से निकल नहीं सकती तो वहाँ कैसे जाऊँ? और बेटे बहू की गुलामी की जिंदगी से परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे इस काम का पता चलेगा तो घर और बाहर दोनों के काम कराकर पीस डालेंगे। ना बाबा ना, मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर किसी को नहीं दिखाना। अम्मा तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो? जब तुम्हारे पास कमाई होगी अच्छी खासी तो गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। जरा सोचो इस बारे में। और हाँ, ये लो मेरा नंबर, अगर करने का मन हो तो नंबर मिला देना। एक बात याद रखना, वो कोई छोटा मोटा सेठ नहीं। हलवाई ये कहकर चला गया। अगले दिन सोना उमा जी से कहती है, सुन बुढ़िया, आज मेरे लिए खाना बनाना। ये आज बाहर खाएंगे और कल का बचा खाना फ्रिज में पड़ा है। उमा जी को तो हर रोज बासी खाना मिलता, पर आज सोना के ऐसे कहने पर पता नहीं गुस्सा आ गया और वो खाना बनाकर मंदिर जाने के बहाने हलवाई को फोन करके काम के लिए हाँ करती है। वो अब जब भी हलवाई कहता वो वहीं चली जाती खीर हलवा बनाने सेठ के घर। खीर बनाने के बाद वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि कईयों ने अपने यहाँ पूजा भंडारा में ऑर्डर दिया। वो अब ज्यादातर मंदिर के बहाने घर से निकलने लगी। इस पर सोना को शक हुआ। उसने सोचा, घर के काम करते तो जाती है, जाए जहाँ जाना है। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा कि उस बुढ़िया को वो कंगाल अब शगुनी मनहूस कहती है। वो इतना कुछ करती है। इसी तरह कुछ महीने बीते, उमा जी प्रसिद्ध होती जा रही थी। एक दिन विकास आया। सुनो, बिजनेस में बड़ा घाटा हो गया। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि ये घर बेचना पड़ेगा। पर ये घर बेचकर हम कहाँ जाएंगे? हाँ, एक किराए का मकान देख रहा है। मैं इस बुढ़िया को छोड़ आऊंगा आश्रम और हम रहेंगे उस मकान में। हम दोनों अपना खर्च चला लेंगे। इस बुढ़िया का बोझ कौन उठाएगा? विकास ने कहा। फिर कुछ दिन बाद सुबह सुबह विकास ने उमा जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें आश्रम छोड़ना है। अब ये घर मैं किसी को बेच रहा हूँ और हम किराए के घर में जा रहे हैं। तुम्हारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई। कंगाल हो मुझे भी बना दिया। हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से नहीं हो पाती। ठीक है बेटा, तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ। बेटा बस 15 दिन की मोहलत और दे दो, मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूंगी। फिर मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। बेटा ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी। अब उमा जी ऐसे ही चुपके छुपाते लोगों के बुलाने पर खाना बनाने जाने लगी थी, जहां से उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी। तो करीब ऐसे ही 15 दिन निकल गए। अब तो उमा जी के पास खर्चे के लिए पैसों की कमी नहीं। धीरे धीरे पैसे ज्यादा मिलने लगे तो उस बेचारे हलवाई ने उमा जी का बैंक अकाउंट खुलवा दिया। उमा जी दिन में गली में झोली और हाथ में डंडा लेकर घर से निकल जाती ताकि बेटे बहू को लगे कि माँ मांग मांग कर पेट से गुजारा करती है। वो कुछ नहीं पूछते कि चलो हमसे तो पीछा छुटा।
एक दिन उस हलवाई ने बताया कि लंदन में बहुत बड़ा आयोजन होगा, देश विदेश के लोग आएंगे, अपने तरीके का ट्रेडिशन खाना बनाएंगे, जिनका खाना ज्यादा पसंद आएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहकर विदेश जाने के सारे कागजात तैयार करवाए। जाने की तारीख आई तो रोज की तरह भीख मांगने की झोली और हाथ में डंडा लेकर और झोले में कुछ कपड़े डालकर घर से निकल गई। उस हलवाई के साथ फ्लाइट पकड़कर लंदन के लिए रवाना हुई। 2 दिन बाद का आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। उमाची ने वहीं 4 ईंटों का चूल्हा जमाया, उसमें कोयला जलाया, दाल बाटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, खीर पूरी, सभी देसी आइटम बनाए। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट किया। हड़बड़ाहट में उमाची के खाने में पानी गिर गया। किसी ने उनके खाने की तरफ तक नहीं झांका। जज विनर का अनाउंसमेंट करने जा रहा था, तब से उमाची फटाफट दूसरी प्लेटिंग करके जज के सामने पहुंची। कुछ ही देर में ऐसा हुआ जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकती थी। सारी भीड़ उमाची के खाने पर टूट पड़ी। लोगों को उनका सरसों का साग, बाटी, दाल, खीर पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। ये देखकर उमाची की आंखें भर आईं। स्टेज पर जब उन्हें 1 करोड़ डॉलर की धनराशि मिली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कहते हैं ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। उमाची की किस्मत बुलंदियों को छूने को तैयार। 1 करोड़ के साथ साथ उन्हें वहां रहने की सुविधा मिली। उमाची ने ठान लिया कि अब वहीं रहकर अपना गुजारा करेंगी, क्योंकि घर वापस गई तो बेटे बहू सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहां रेस्टोरेंट खोला। महीने बीतते, साल बीते। ऐसे ही दिनों में उमाची का नाम अखबारों में चर्चित होने लगा। विदेश में उनका देशी खाना मशहूर होने पर टीवी पर, मोबाइल पर इंटरव्यू आने लगे। एक दिन उमाची के बेटे बहू घर पर थे। उनका 10 साल का पोता मोबाइल पर शॉर्ट्स देख रहा था। उसी समय उमाची का इंटरव्यू का शॉर्ट्स आया तो चिंटू चिल्लाया, दादी दादी, पापा देखो मोबाइल पर दादी है। लेकिन जब चिंटू चिल्लाता रहा तो जैसे ही दोनों ने मोबाइल देखा तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कि माँ विदेश में इतना काम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ कहीं मर मरा गई होगी इतने सालों में। दोनों के मन में लालसा जागी, क्योंकि वे लोग किराए के मकान में रहते। कुछ दिन बाद फ्लाइट पकड़ के माँ के पास पहुंचे। वहीं कंगाल माँ बेटी के ठाट बाट देखकर उनकी आंखें फट गईं। वो उमाची के रेस्टोरेंट पहुंचे। उमाची लाल सिल्क की साड़ी और हाथों में आईफोन और घड़ी पहने बहुत सुंदर लग रही थी, जिन्हें पहले बेटों ने भिखारिन की तरह रखा। दोनों माँ को देखकर पैरों में गिड़गिड़ा कर बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो आपको यूं ही जाहिल गवार कंगाल समझा, लेकिन आप तो कोहिनूर हीरा निकली। उमाची ने दोनों को पहचानने से इनकार किया। तुम हमारे मेहमान हो और हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि अतिथि देवो भव, इसलिए खाना खाकर जाना। और हाँ, आज तुम्हारी कंगाल माँ कुछ पैसे दे रही है जो मेरे पोते की पढ़ाई के लिए। एक नेक इंसान बनाना, अपनी तरह नहीं। आखिर उन्हें वहां से मुंह खाकर लौटना पड़ा। तो दोस्तों, उमाची ने अपने बेटे बहू को माफ ना करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।